नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। आज फिर NEP 2020 के बारे में हम बात जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। दीप्ति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दीप्ति मैम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के रह चुके हैं, जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का बहुत ही माना हुआ हिस्सा है। बहुत सालों से मैम अपने इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। काफ़ी सारी डिग्रीज मैम के बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भर्ती हैं और आप सभी बड़ौदा वासी जो हैं मैम को बखूबी जानते भी होंगे, क्योंकि मैम के अंडर काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़े, उनमें से मैं खुद एक हूँ। जो हमारा 3rd लेवल है जो है मिडिल क्लास, उसमें अगर आप बताएं कि कौन से क्लासेस का समावेश हुआ है और वहाँ पर क्या चेंजेस लाए गए हैं। यस, मिडिल स्टेज हमारे दादा वगैरह को पूछे ना तो वो लोग बोलेंगे मिडिल स्कूल थी जी। शायद वही कंसेप्ट है यहाँ भी। वो भी 3 साल का स्लैब है और ये है क्लास 6 to 8, राइट। तो उम्र के हिसाब से देखें तो 11 से 14 साल। करेक्ट। ये बिल्कुल प्री एडोलेसेंट स्टेज है। बच्चे को बौद्धिक रूप से तो तैयार होना है, पर उसके जो हार्मोनल चेंज है, शारीरिक चेंज है, इमोशनल चेंज है, उन सब को लेके, क्योंकि ये उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। बिल्कुल कंफ्यूज इसलिए होता है कि उसको एक्सपेरिमेंट सब कुछ करना है और फिर वो तय करता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिले ताकि उसके पास चॉइस रहे। राइट। नहीं तो क्या होगा, 2 चीज़ है, एक ले लेना है। पर जितना ज़्यादा वाइड एक्सपोजर उसको मिलेगा उतना वो अपनी क्षमता को समझ के सिलेक्ट करेगा। तो ये स्टेज में ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कि हम लोग उसको, अभी देखो हमारे बच्चे रोबोट भी बनाने लगे हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने लगे हैं। Correct. मतलब उनमें क्षमता तो है। तो अभी हम उसको ये एज में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को गेम्स भी बहुत अच्छी लगती है जी। तो ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि वो जो आगे के साल थे वैसा ही अभी एक्सपीरियंशियल देंगे, मगर अब विषय आ जाएंगे। करेक्ट। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन लैंग्वेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन सोशल साइंसेस। ओके। सोशल साइंस, पहले हम लोग सोशल स्टडी पढ़ते थे, अब सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब समावेश हो गया है, तो वो हम सीखेंगे। और ह्यूमैनिटीज, क्योंकि अभी हमें धीरे धीरे उसको बड़ा वर्ल्ड का भी हिस्सा बनाना है जी। आगे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद उसको वो हिस्सा भी बनाना है। करेक्ट। तो ह्यूमैनिटीज के लेसन्स भी आएंगे, तो यहाँ उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बेस्ड काम देंगे और धीरे धीरे वो अपने आप को समझता जाएगा कि दिस आई कैन, ये मैं कर सकता हूँ। राइट। ये मुझे करने में दिक्कत आती है, तो दिक्कत आती है, वो अंदर से मोटिवेटेड होगा तो वो दूर करने की कोशिश भी करेगा। लैंग्वेज साइंस अभी रोट लर्निंग गया, अगर ये एक्टिविटी बेस्ड, फील्ड बेस्ड, इंटीग्रेटेड उसमें जाएगा तो उसका रोट लर्निंग चला जाएगा, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ जाएगा, हर एक चीज़ का वो एक्सपीरियंस करेगा। जी। अगर पोएम में रेनबो पढ़ा तो सच में वो रेनबो कैसे बनता है, भले वो रेनी सीजन नहीं है तो भी हम बना के सिखा सकते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम देखेगा और उससे वो मोटिवेटेड होगा। तो वो देखो, ऐसे देखो कि कवि की नज़र से एक मेघधनुष है, साइंस से भी वो रेनबो रिफ्रैक्शन में पड़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह से इंटीग्रेट हो गए लेसन। करेक्ट। 7 बेसिक कलर्स में वो कैसे स्प्रेड होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है उसका, वो मतलब इन अ वे ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग में यही है कि वो जो सीखता है ना वो खुद ठोस के देख सकता है कि ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये सही है। मतलब वो किसी ने कुछ किया है तो मुझे वो समझना है नहीं, वो किसी ने कहा है बहुत सही है पर मैं भी कर सकता हूँ। मतलब एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका। एंड वो आगे जाके वो एक अच्छे से एक क्रिटिकल थिंकर बन सकेगा। बिल्कुल। और वो उसका आगे अच्छे से साइंस में पढ़ाई करेगा, क्योंकि धीरे धीरे साइंस में भी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आगे के सालों में पढ़ने वाला है। बिल्कुल। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाएगा, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेगा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि यहाँ से उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखना है, फेलियर और विनिंग दोनों को इक्वेट करके सीखना है।
क्योंकि एडोलेसेंट स्टेज में बहुत बार उसको अपने सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, राइट, या बहुत बार ऐसा लगता है वो जीत गया, मैं हार गया। जी, तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं आना चाहिए, हम जैसे हैं वैसा स्वीकार करो। तो इसीलिए आर्ट, मतलब आर्ट का फॉर्म में भी ऐसा है, आर्ट है, म्यूजिक है, तो वो एस्थेटिक भी सीखेगा जी, तो इस तरह से वो होलिस्टिक डेवलपमेंट का ही आगे का हिस्सा बनता जाएगा। जी, आज ही आपने देखो तो सरकार ने किया है कि एक मंथ में 10 दिन बैगलेस एजुकेशन होगा। जी, तो बैगलेस एजुकेशन में वो लोग क्या करवाने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, राइट, कहीं वो लोग पहले भी होता था पर बिल्कुल। अभी कॉन्शियस माइंड से करेंगे, राइट, कहीं विजिट करेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, दूसरे बच्चों के साथ देखेंगे, उनको एम्पैथी भी जनरेट करना है तो ओल्ड पीपल होम में भी जाएंगे, फिर गार्डनिंग भी करेंगे, नेचर के साथ ट्रैकिंग भी करेंगे। सो देर आर लॉट मेनी वेरियस एक्टिविटी एट दिस स्टेज राइट, कि वो लोग मिडिल स्कूल में आते आते ये पक्का थोड़ा बहुत उनका खत्म करते करते ध्यान आ जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, राइट, या मुझे इसमें थोड़ी हेल्प चाहिए। तो वो Right. मेंटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग वजह से वो भी हम अपलिफ्ट कर पाएंगे। करेक्ट, तो जो कंटिन्यूअस असेसमेंट का वो जो है ना, वो भी उनको फीडबैक देता जाएगा राइट, कि आपको इसमें थोड़ा करना है। एक बात समझ लेने का है, एवरी वन ऑफ अस आर यूनिक, बिल्कुल, तो हम सबकी पोटेंशियल्स अलग हैं। करेक्ट, पर ये एजुकेशन सिस्टम की बात क्या है कि आपकी एक्स पोटेंशियल है ना, तो कोशिश होगा कि वो एक्स के लेवल तक वो पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो। राइट, मेरी एक्स प्लस प्लस है तो एक्स प्लस प्लस तक करो। तो हर एक का पोटेंशियल जो लेवल पर है वहां तक उसको फुल चांस दो कि वो खुले। करेक्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि का 5% ही हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपोजर लिमिटेड है, जी, और इसीलिए नई चीज हम जल्दी सीखते हैं अगर वो मेरे कोऑर्डिनेशन में आता है तो। जी, तो बच्चों को एक्सपोजर्स ज्यादा दो ताकि वो अपने आप को खुद को ज्यादा सेल्फ अवेयर बनता जाए, राइट, और जितना वो सेल्फ अवेयर बनेगा ना, आगे उसको जब डिसीजन मेकिंग आएगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। वेरी ट्रू, तो मिडिल स्कूल भी अनदर फाउंडेशन स्टोन है कि वहाँ वो अलग विषयों के माध्यम से यही सीखेगा कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी, मगर अल्टीमेटली इट इज बेनिफिट फॉर ह्यूमन। राइट, साइंस भी ह्यूमन के लिए ही है, मैथ भी ह्यूमन के लिए, सबके लिए है। राइट, पर उसमें जो स्किल्स सीखते हैं, जैसे बिना मैथ्स के हम नहीं रह सकते, बहुत लोग को मैथ्स पसंद ही नहीं पसंद है, पर मैथ सीखने से हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, जी, रीजनिंग अच्छी होती है। तो वो वहाँ से अलग अलग डिफरेंट टॉयज है या ब्लॉक्स है या अलग गेम्स है, वो सीख के वो सीख ले। राइट, सो कोई भी सब्जेक्ट ड्राई नहीं बना के ज़्यादा मीनिंगफुल एक्टिविटी बेस्ड बनाना है। राइट, राइट। खुद की अवेयरनेस के बारे में आपने बात किया कि सेल्फ अवेयरनेस जो है ये पॉलिसी देती है, और इसके पीछे आई एम श्योर कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जो टीचर्स है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उन्हें बहुत इनपुट्स देने पड़ेंगे, खुद को बहुत अपडेट करना पड़ेगा, तभी बच्चों को इतना अच्छा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दे पाएंगे। सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है एजुकेशन स्ट्रक्चर में, इसे आखिरी पड़ाव जो है सेकेंडरी क्लास जो है इसे दिए गया है, और इसमें कौन से कक्षाओं का समावेश हुआ है मैम? और मेजरली हम देखें तो सबसे क्रूशियल ईयर्स हैं ये लाइफ के, किस तरह का चेंज यहाँ पर लाया गया है, और इससे आगे आप किस तरह से बच्चे फिर अपना फ्यूचर फोकस कर पाएंगे? स्कूल सिस्टम का ये फाइनल स्टेज है। बिल्कुल, क्रिटिकल देखो तो शुरू से सब स्टेज क्रिटिकल है, हर एज इज इम्पॉर्टेंट, वो ये सिस्टम बता रही है। राइट, क्योंकि अगर कुछ भी हमने आगे के स्लैब में छोड़ दिया तो वो आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम, क्योंकि अभी तक का सिस्टम हमारा 10+2 का जो था, उसमें क्रिटिकली हम सिर्फ 10वीं 11वीं और 12वीं को देते थे, लेकिन अब नई पॉलिसी जो मैम ने बहुत राइटली मुझे करेक्ट किया है कि हर स्टेज क्रिटिकल है, हर स्टेज पर उसको ये लेके ही चलना है, भले उसकी क्षमता, क्योंकि सबकी क्षमता 100% नहीं होगी जी, किसी की 50 होगी, किसी के 60 होगी, किसी की 70 होगी, किसी के 80, पर जो भी उसका लेवल है वो लेवल पर वो जरूर जाएगा। और वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल बनाते जाएगा। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सेकेंडरी स्टेज में 4 साल रहेंगे,
9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा जी। और ये पिक ऑफ एडोलेसेंट है, मतलब फाइनल स्टेज ऑफ एडोलेसेंट है, जहां वो अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। तो आइडेंटिटी कब बनेगी? जब वो सेल्फ अवेयर होगा। करेक्ट। आइडेंटिटी तब बनेगी जब उसको पता रहेगा कि मैं हूं क्या। राइट। क्योंकि जन्म से एक आइडेंटिटी तो मिली है, नाम मिला, फैमिली नाम मिला, स्कूल मिला, स्कूल की आइडेंटिटी मिली, भाई बहन सब, तो ये आइडेंटिटी तो हमें मिलती ही रही है। पर अब वो खुद की आइडेंटिटी बना रहा है, इसमें वो जानेगा मैं हूँ क्या। अभी जैसे हमने किया एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से वो सीखेगा कि मैं गार्डनिंग कर सकता हूँ, तो ये मेरी एक आइडेंटिटी बनी। मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मुझे ये समझ में आता है, तो मुझे ये लैंग्वेज आता है, तो अभी वो खुद में इनपुट डालेगा, आइडेंटिटी बनाएगा कि मैं हूँ खुद में क्या। तो मैं ये हूँ, हर एक चीज में, साइंस में, मैथ्स में, सब में वो ये सीखता जाएगा। और एक्टिविटी बेस्ड मैथ सीख के आया है, ये आया है, तो वो रोट लर्निंग तो नहीं है, जैसे मैंने आगे भी बताया। तो वो एक्सपीरियंशियल अपने खुद को भी सीखेगा। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के सोच सकती हूँ कि मैं मैराथन कर सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैं 100 कदम चलूँ ना, तब पता चलेगा कि मैं दौड़ पाऊंगी कि नहीं दौड़ पाऊंगी। बिल्कुल। तो ये बच्चा दौड़ के बताएगा कि नहीं, मैराथन में मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। करेक्ट। और एवरीथिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। वेरी ट्रू। शायद ये यहाँ से वो लोग सीखना शुरू करेंगे कि सबके हाथ में सब चीज नहीं होती है, हम सब अलग है, तो हमारे इंटरेस्ट भी अलग हो सकते हैं। और क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अलग हो सकता है, तो सब जगह पे हमें कंपटीशन नहीं करनी है। तो अभी का जो दूषण सबसे ज्यादा है ना, कंपैरिजन और कंपटीशन है। तो ये दो दूषण अगर सही ढंग में लिया ना, तो कोई बच्चा किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं करेगा, ना टीचर करेंगे, ना पेरेंट्स करेंगे। या क्योंकि पेरेंट्स भी अब समझने के कि वो स्केटिंग अच्छा कर लेता है या वो फिल्म अच्छा बना सकता है, क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। वो पार्टिसिपेटरी करके वो सोशल वर्क बहुत अच्छा कर सकता है, वो बहुत एम्पैथेटिक है, तो वो शायद हेल्थ केयर में जा सकता है। यहाँ उसको हेल्थ केयर भी सिखाने वाले हैं, तो उसका मतलब ये एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। इन शॉर्ट वो आइडेंटिटी बनाएगा। तो यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चलेंगे। आगे सब सब्जेक्ट को भी मिडिल लेवल पे उसने देख लिया, साइंस क्या है, ये क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए। अब वो कैसे साइंस और ह्यूमैनिटीज मिंगल होता है, जी हम लोग यही पढ़ते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यही देखा था कि इनिशियल में स्टेज में आप जो लेंगे, प्रोसेस के बाद वही मिलने वाला है। बिल्कुल सही। तो बीच में तो कुछ आने नहीं वाला है। राइट। तो वो हर एक स्टेज पर अब ऐसा समझना शुरू करेगा। राइट। तो वो एक जगह पे नहीं करेगा, वो इंटीग्रेटिव वे पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेगा, ज्यादा क्रिटिकल थिंकर बनेगा। और यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे स्वरूप में रहेगा। वो क्रिटिसाइजिंग नहीं करेगा, वो सच में क्रिटिकल। राइट। सो क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो हम व्यक्ति के उस एक्ट के साथ व्यक्ति को जोड़ देते हैं। करेक्ट। तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक विचार है, उस विचार में मैं इसके साथ हूं या नहीं हूं तो क्यों हूं, नहीं हो तो क्यों हूं। मेरी एक वो है कि मुझे आपको बताना है कि मैं आपके साथ ये विचार में नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ अलग हूं। करेक्ट। तो विचार में हम सब अलग हो सकते हैं। राइट। हमारी समझ, हमारी परिप्रेक्ष्य से हम लोग सोचते हैं जी। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ महत्व बहुत है। राइट। एवरीवन कैन होल्ड देयर व्यूज। वेरी ट्रू। एवरीवन कैन होल्ड देयर ओपिनियंस। एवरीवन हैज राइट टू स्पीक। एक्सप्रेस करने का सबको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले से ये सब बात कर रहा है, पर अभी ट्रू सेंस में वो लोग समझेंगे। राइट। इसका मतलब क्या है। करेक्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आया बको जी, तुम वो बोलो जो तुम्हें सही लगता है। सामने वाले पे छोड़ दो, उसको मानना नहीं मानना। तो ये एक एटिकेट जो होता है, सिविलियन सोसाइटी में रहने का जो एटिकेट है, वो शायद यहाँ मिलने वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं। क्योंकि अभी देखो साइंस के बच्चे हैं ना, वो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ते, साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। ऐसे बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले हैं, वो साइंस में इंटरेस्ट होने के बावजूद वो नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। बच्चे अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ पाएंगे, और वहाँ से एक विकास होगा उनका कि कैसे ये सब
एक ही चीज है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। राइट। मतलब यही मनी प्लांट है, बॉटनिस्ट उसको अलग से देखेगा, हाँ, ये फ्लोरिस्ट उसको अलग से देखेगा, कोई कवि होगा तो इसके ऊपर अलग से करेगा। चीज एक ही है, राइट, पर सबके अलग अलग दृष्टिकोण बनेंगे। तो वो दृष्टिकोण अलग होना चाहिए भी, करेक्ट, क्योंकि वो चीजें एक नहीं है, हम लोग सब अलग अलग है। सो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। तो इसमें बहुत हायर ऑर्डर मैनरिज्म, एटिकेट्स वगैरह का डेवलपमेंट होने के चांसेस है, अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन इट्स ओन वे इफ इट गोस। राइट। क्योंकि जिस हद से ये डिस्क्राइब किया है, इसमें क्या है, उसने बोला है करिकुलम को रिड्यूस कर दो जी, मगर करिकुलम को कोर को पकड़ो। करेक्ट। मुझे साइंटिफिक टेम्परामेंट ही सिखाना है, तो उसके लिए 20 लेसन की जरूरत नहीं है, 5 ही लेसन से भी इतने स्ट्रॉन्ग लेसन लो कि मैं उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखा सकती हूँ। करेक्ट। लैंग्वेज में मुझे उनको एक एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन सिखाना है, तो ऐसे ही कुछ लेसन्स रखो जिसमें एम्पैथी वगैरह अच्छे से बच्चा समझ सके, रोल प्ले वगैरह द्वारा कर भी सके, क्योंकि उसमें एक्टिविटी बेस्ड दिया है कि इवन लैंग्वेज में दे कैन हैव नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ है। वेरी ट्रू। सो दैट वे सेकेंडरी जो हायर, क्योंकि हमें उसको क्या प्रिपेयर करना है, एक और एडिशन यहाँ है, वो है वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट भी आएंगे जी। वोकेशनल का अभी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि वो सुथारी काम सीखेगा या इलेक्ट्रिशियन का काम सीखेगा। यहाँ वोकेशनल का मतलब ये नहीं है। वोकेशनल मतलब हर एक सब्जेक्ट में से कुछ क्रिएटिव करके आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जा पाओगे, सच में कोई वोकेशनल खोल सकोगे या वोकेशनल स्किल्स ले सकोगे। तो इस तरह, जैसे लैंग्वेज है, आप राइटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हो, आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हो, तो ये उसकी वोकेशनल स्किल्स है। राइट। तो इस तरह से हर एक विषय के साथ ऐसे स्किल्स का कनेक्शन करके उनमें ये आइडेंटिटी लाना है कि दे आर डूइंग वेल, दे हैव गॉट डिग्निटी फॉर लेबर। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। स्क्रिप्टिंग ऑल्सो यू कैन डू, मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन डू इट। राइट। तो ये एक बहुत अच्छे से डेवलप करने का स्कोप है जी। अगर कर लेंगे, ऐसे बच्चों को भी एक्सपीरियंस मिलेगा तो बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। और यहाँ एक पीयर ट्यूटरिंग का कंसेप्ट दिया है कि ज्यादातर बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ भी बडीज बन के या वो करके भी कर सकें। तो यहाँ एक एम्पैथी का वो है कि 5 का ग्रुप बने तो कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में कमजोर है मगर कम्युनिकेशन अच्छा है या फील्ड में अच्छा है। तो हर एक लोग एक दूसरे को स्वीकार करना सीखेंगे, एक्सेप्ट देम एज दे आर। उनमें जो है उस क्षमता से उसको स्वीकार करो कि वो बिल्कुल जीरो नहीं है, वो कहाँ ना कहाँ अपना जीवन बना देगा, जो आज भी बनता है। पर स्कूल में क्या होता था, जो इसका हायर होता है, जो डॉक्टर बनने के लायक है, ये उन्हीं को ज्यादा प्रेजिंग मिलती थी। पर बाकी के बगैर जिंदगी तो चलती ही नहीं। हमें सब्जी वाला भी चाहिए, हमें कारपेंटर भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, और उसमें भी माहिर चाहिए। बिल्कुल। तो वो यहाँ अभी से सीखना शुरू करेंगे तो डिग्निटी ऑफ लेबर आएगा। राइट, वेरी ट्रू। तो शायद ये वोकेशनल इनपुट्स यहाँ ज्यादा अच्छे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग को अक्सर लोग जो हैं वो स्पेशल बच्चों के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। वो यही सोचते हैं कि ये जो है ट्रेनिंग ये सिर्फ उन्हीं क्षेत्र के बच्चों के लिए जिसमें कुछ कमियां हैं। पर बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि ये वोकेशन का मतलब वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो नई एजुकेशन सिस्टम बनने की जो NEP की बात है, वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन को भी काफी महत्व दिया गया है। क्या कहेंगे उसके बारे में? अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो किस तरह का और कौन से पड़ाव से किया जाएगा मैम? इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत तो 3 साल से ही होगी, मतलब हमारे फंडामेंटल कोर्सेज है वहां से ही होगी जी। और वो उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग लेवल तक पहुंचेंगे। करेक्ट। क्योंकि हर बच्चे की क्षमता नहीं है कि वो सेकेंडरी तक पहुंचेगा, पर उसकी क्षमता के आधार पर वो सीख लेगा। राइट। जब तक दिव्यांग, जब तक स्पेशल चिल्ड्रन की बात है, वो बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए स्कूल में नहीं आएंगे, वो सोशलाइजेशन सीखने के लिए भी आएंगे, वो एक्सेप्टेंस के लिए भी आएंगे। हम भी आपके जैसे ही है, तो हमें ऐसा ही स्वीकार आपको करना है, ये एट द बैक ऑफ माइंड। तो ये इसके लिए भी आएंगे। और जब बच्चा, आप देखोगे छोटे बच्चे में ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है,
वो सबके साथ, उसको लगता है ये ठीक नहीं है, तो बच्चा बहुत एम्पैथेटिक होता है और हमारी वो मास्लोज हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइज पहुंच के भी उसको हेल्प करता है। बिल्कुल सही। मतलब उनमें ये इतना नहीं होता है, इसीलिए इसका फायदा लेना है कि इंक्लूजन में वहां से ही होगा जी। जो चेंज करना है वो टीचर्स एटीट्यूड और पेरेंट्स एटीट्यूड में करना है। करेक्ट। कि जब वो बच्चे आते हैं तो उनके हिसाब से आपको करना है जी। ये बहुत नई बात नहीं है उनके लिए, खाली पेडागोजी चेंज होती है, बाकी कंटेंट वही वो रखते हैं। खाली पेडागोजी में एक को 3 बार सिखाना पड़ता है, एक को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मोड पे ही पढ़ा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पर नहीं लेके जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ पेडागोजिकल इश्यूज होंगे, बाकी ज़्यादा नहीं होगा। पर वो जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई फिजिकल डेफिशिएंसी वाला बच्चा है, तो अभी हम लोग सिंपैथी दिखा के क्या करते हैं, बच्चे तू क्लास में बैठ, पीटी का क्लास है, वो जाता है। तो यहाँ ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वो बच्चे को भी नीचे बच्चों के साथ लेके ही जाएंगे, जैसे वो क्लास में गया था उस हिसाब से व्हील चेयर में या अपने क्लचेस से जो भी होगा वो जाएगा। वो दौड़ नहीं सकता है, ये उसकी डिसेबिलिटी है, पर बहुत सारी एबिलिटी है, तो उसको हम एम्पायर बना देंगे या उसको जज बना देंगे। करेक्ट। तो वो वैसी खुशी पाएगा जैसे वो बच्चे फील्ड में जाके करते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल ये ये क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, हम कितने एक्साइटेड होके देखते होते हैं, तो हम तो गए नहीं है फील्ड में, मगर जाते हैं और वही एक्साइटमेंट वो बच्चे को देना है। करेक्ट। तो हम उसको डिप्राइव नहीं रखना चाहते हैं, वो भी वही खुशी पाएगा। वो फिजिकल दौड़ा नहीं है मगर ऑलमोस्ट सेम एक्साइटमेंट ही विल गेट इट। तो इस तरह से सबको इंटीग्रेट करना। तो इंक्लूजन 3 साल की उम्र से वहां से ही शुरू करना है और जहां तक पहुंचेगा, एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ज्यादातर लोग ऊपर जा पाएंगे कि आगे जाके कोई भी प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप या किसी में भी वो हिस्सा भी ले पाएंगे। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं, तो उस रिसोर्स को हम लोग मिल के कोऑपरेटिव वे में, तो इनके लिए भी वो रिसोर्स खड़े करेंगे, तो दे विल बी एबल टू डू इट। तो इसमें उन लोग के साल बच जाएंगे। अभी क्या होता है, वो बच्चे स्पेशल स्कूल में जाते हैं, जैसे ब्रेल सीख के आते हैं या साइन लैंग्वेज सीख के, फिर अगर रेगुलर में आते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, तो वो बच्चों के साथ मैच नहीं कर पाते। तो अब क्या है, वो इन्हीं के साथ जाएंगे, पैरेलल उनको अलॉन्ग विथ दिस टीचिंग उनको ये सब भी इनपुट्स दिए जाएंगे ताकि ये बच्चे भी सेट होंगे। राइट। और कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को भी मैम एक कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो आई थिंक एक्सेप्टेंस इस पॉलिसी दे रहा है इन बच्चों को, तो वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है, ये जब से ये सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के नीचे इंक्लूजन आया है तब से जेंडर, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, क्लास डाइवर्सिटी, इन सबको अभी मिनिमाइज करने की एक बड़ी अटेम्प्ट है। क्योंकि तुम्हारा जन्म वहां जगह पे हुआ या कोई कास्ट में हुआ, इससे आप अलग नहीं होगा, सेम ही है, यू आर एज गुड एज अदर। एक्सपोजर की कमियां ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखो 3rd 4th जनरेशन SC ST वगैरह में आ गए एंड दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ कि बहुत जगह पे वो लोग भी अचीव कर रहे हैं, तो दे आर एज गुड एज द अदर। एब्सोल्युटली। तो ये एक जो गैप है, वो गैप भी इससे शायद कम हो जाए कि वो भी, क्योंकि अभी एक पॉजिटिव मूव दिख रहा है। बहुत लोग जो अच्छे पढ़ते हैं ना, दे हैव स्टार्टेड सेइंग वी आर इन जनरल स्ट्रीम्स, हमको हमारे ये टैग नहीं चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव मूव है। वेरी ट्रू। कि वो लोग आते हैं कि मुझे पढ़ाई में मैं सबको कॉम्पीट करके ही आ रहा हूँ, तो उससे उसका प्राइड भी बढ़ता है। बिल्कुल। और वो अच्छे से कर सकता है। वेरी ट्रू। तो ये भी होने की संभावना है। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है या ये कास्ट क्लास की डाइवर्सिटी है, हिली पार्ट वाले हैं, यहाँ पार्ट वाले, अभी वी हैव टू डेवलप कि सब लोग कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सब एक दूसरे से मिले। तो वो जो हमारा वो राज्य का सीमा, ये कुछ सीमा जो बन जाती है ना, वो सीमा हट जाए। जैसे अभी हम ग्लोबली चले गए, बिल्कुल सही। तो हमें ये सीमाओं को भी हटाना है। तो इंक्लूजन का सबसे बड़ा वो यही है कि हम ये सीमाओं के वाड़े में से बाहर आ जाए और एक सामान्य ह्यूमन बीइंग, वो पढ़ने आया है, एक सामान्य ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा है और वो वापस एक सामान्य ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी में जा रहा है। वेरी ट्रू। तो ये एक जज्बा डेवलप करने की कोशिश है। मैम, नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन अगर जिस तरह से आपने अभी डिस्क्राइब किया पूरा डिटेल में, उसी तरह से हो जाता है, तो किस तरह का आप एजुकेशनल शिफ्ट देखते हैं हमारे नए सिस्टम में? वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी गुड।
और शायद यही रे ऑफ होप सबके दिमाग में डालने की ज़रूरत है कि आज बच्चा मानो 3 साल का अंदर गया है और यही सिस्टम से 15 साल के बाद जब बाहर निकलेगा तो आज से 15 साल के बाद एक बहुत ही प्रोडक्टिव सिटीज़न होके निकलेगा, जिसके मन में कोई ये वाड़ा नहीं रहेगा, वेरी ओपन पर्सन, जो ग्लोबल सिटीज़न जो हम कहते हैं उसके लिए वो तैयार होगा। वोकेशनल स्किल वगैरह सीख के आएगा तो एक वो बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन के बाहर आने वाला है। राइट। और वो जब कॉन्फिडेंट पर्सन बन के आएगा तो ही विल रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। हम जो है वो है, तो वो रिस्पेक्ट करेगा अपनी डाइवर्सिटी को, लैंग्वेजेस को, क्योंकि जो हमारी मदर टंग है या मदर लैंग्वेज तो उसको तो हमारा रिस्पेक्ट होता ही है, मगर मेरी भाषा उच्च है नीच है वो नहीं है। दिस इज माई लैंग्वेज, दिस इज योर लैंग्वेज, तो वो रिस्पेक्ट करना सीखेगा। आई एम आई, यू आर यू। तो ये डिफरेंस को वो महसूस करेगा, तो ये सब लोगों के साथ अच्छा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेगा, उसका एटिकेट ऐसा रहेगा। सो अपार्ट फ्रॉम बौद्धिक लेवल, बौद्धिक तो अभी भी अच्छा है, तभी भी अच्छा रहेगा, मगर ज़्यादातर सामाजिक, इमोशनल, मॉरल, शायद हम सोच सकते हैं कि 15 साल के बाद ये जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, वो सोसाइटी में जिस तरह के क्राइम होते हैं, वायलेंस हो रहा है लॉन्ग इफेक्ट में, ये सब भी कम होने की संभावना है। जब वो एक माँ को रिस्पेक्ट कर सकता है, बहन को रिस्पेक्ट कर सकता है, तो बाहर की लड़की को भी रिस्पेक्ट कर पाएगा। अगर वो रिस्पेक्ट करेगा तो कभी भी मिसबिहेव नहीं करेगा। तो ये उसको इंस्टिल करने की जरूरत है। तो वो अगर इंस्टिल इस माध्यम से हुआ तो वो करेगा। दूसरा 21st सेंचुरी स्किल्स, सबसे बड़े स्किल्स हैं, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी। मगर देखो कोरोना ने हमको बहुत बड़ा लेसन दिखाया। कोरोना वॉज एकदम आया, सब लोग बेफल, बहुत स्कैटर्ड हो गए थे, मगर एजुकेशन ही एक सिस्टम थी, कभी भी रुकी नहीं। बिल्कुल। टीचर्स भी बहुत, मगर टीचर्स ने कोई कहा कैसे पढ़ाया जाए। जो टीचर्स ने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था, कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया था, जिस बच्चे ने कभी भी कंप्यूटर पे पढ़ाई नहीं की थी, मगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए, हम लोग सब इसके यूज्ड टू हो गए। बिल्कुल। और वहाँ से हमारा एक भी साल किसी का खराब नहीं हुआ है। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, बहुत सारी इकोनॉमी डाउन हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, एजुकेशन का नहीं हुआ, बच्चा वहीं गया। हाँ, थोड़े इनपुट्स जो हम अभी सोशल कहते हैं, फिजिकल एक्सपीरियंस कहते हैं, वो नहीं हुआ, मगर फिर भी जीरो नहीं रहा जी। तो इसने हमें यही सिखाया है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे उसमें हमें बेस्ट करना है। तो वो क्रिएटिव होगा, क्रिटिकल होगा, मतलब उससे स्किल्स होगा, तो वो कोई भी सिचुएशन आएगा उसमें से वो बाहर निकलने का रास्ता निकालेगा। और अभी डिजिटल युग है, तो इसमें भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा सब स्टैंडर्ड तक डिजिटल एक्सपोजर है जी। उन लोग बहुत, और डिजिटल एक्सपोजर क्या है, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का जो बाउंड्री का और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, शायद वो उसमें है जी। तो ये भी होगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कोर लर्निंग पे हम लोग जा रहे हैं जी। तो जो भी पढ़ेगा वो कोर लर्निंग होगा उसका जी। तो ये भी एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी होने की वजह से बहुत सारे कन्वेंशनल, अभी भी आप देखो हो चुका है, शुरुआत तो हो चुकी है, कन्वेंशनल अभी इतने फोकस्ड वोकेशन प्रोफेशंस नहीं रहे, बहुत मिक्सचर हो गए। एक लॉ पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, सोशल वर्क पढ़ता है और उसको अच्छी नौकरी मिलती है। मतलब अभी नॉन कन्वेंशनल की डिमांड हो गई है, तो उसके लिए जाएगा। और जो बच्चे ड्रॉप आउट थे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रेशियो है इंडिया के लिए। तो शायद इस ट्रैकिंग सिस्टम से हम बच्चों को वापस स्कूल में ला पाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये सिस्टम से हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने जो निकाला है जी, टू हैव इक्वालिटी अमोंग ग्लोब, इन ग्लोब अमोंग ऑल द कंट्रीज, तो ये गोल भी हम अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि आज हमारा बच्चा यहाँ से बाहर पढ़ने जाता है, अगर वो कंपेटेबिलिटी नहीं है तो 1 साल कुछ और पढ़ना पड़ता है, करेक्ट, या कुछ ऐसे कोर्स करना पड़ता है जिससे वो कंपेटेबिलिटी बनती है और फिर वो आगे जाता है। तो एक ये हो सकता है जी। फिर कल्चरल, इंटरकल्चरल, इंटरनेशनल स्टडीज के लिए ये होगा, क्योंकि एट पार होगा, क्रेडिट एक्रेडिट हो जाएगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है।
हम लोग बाहर से भी बच्चों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। राइट, पहले हम नालंदा तक्षशिला के टाइम बोलते थे कि बहुत लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आते थे, बिल्कुल। तो शायद हमारी सिस्टम अभी कॉम्पिटेबल हो गई, इक्विटेबल हो गई, तो वहाँ से भी यहाँ आएंगे, क्योंकि आज भी हमारा प्राइमरी एजुकेशन अभी का भी एग्जिस्टिंग है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं हुआ है, करेक्ट, उसको मोड चेंज दे रहे हैं, जी, पर वो नहीं है, तो शायद बच्चे भी पढ़ने यहाँ आएंगे। करेक्ट। तो इस तरह से हमारा फोकस रहेगा रिसोर्स शेयरिंग पर, पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन। जो हम अभी सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, तो शायद हम ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। तो बहुत से फायदे तो है, एंड लेट्स होप कि इम्प्लीमेंटेशंस जैसे हम सोच रहे हैं वैसा हो। राइट, अगर ना हो तो पेरेंट्स इतने अलर्ट हो, स्टूडेंट इतना अलर्ट हो कि वो सिस्टम को बोले हमें ये दो। करेक्ट, वेरी ट्रू। क्योंकि कभी कभी हम लोग ही इतने साइलेंट लेमेंट बन जाते हैं कि हमको पता है ये ठीक नहीं हो रहा है, पर हम बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही। पर यहाँ स्किल्स अगर ऐसी सिखाएगी तो बच्चा बोलेगा आज मुझे ये पढ़ के जाना था, ये मैं पढ़ा नहीं, अभी मुझे पढ़ाओ। तो शायद ये जज्बा खुलेगा, बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप अवेयर होंगे तो आप डिमांड कर पाएंगे। ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए है, इसीलिए हमारा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे आने वाले फ्यूचर भारत के लिए है, इसीलिए इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि वीडियोस देखें, अपने पेरेंट फ्रेंड्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दीप्ति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना समय देने के लिए, और इतना सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपने हमारे लिए इस पॉलिसी को समझा दिया है। पेरेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए इतना ईजी हो जाएगा। और अब आपको पता है कि अगर आपका बच्चा इस क्लास में है तो उसमें पॉलिसी क्या चेंजेस दे रही है, इसलिए इसे समझें, थोड़ा सा समय निकालें। वीडियोस इतने बड़े नहीं हैं, आप समझेंगे तो शायद इम्प्लीमेंटेशन में स्कूल तो आएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये पॉलिसी बहुत ही इलेबरेटिव है, इसको स्कूल तक पहुंचने में थोड़े साल लग सकते हैं, पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बनते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।